Hello everybody. So today is a very special day since we are beginning our journey of UPSC preparation through this subject wise lecture series. So let us start with Ancient India by R.S. Sharma. स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कंटेंट देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे पूरे एंशियंट इंडिया का कि इसमें हमको पढ़ना क्या है आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन कौन सी एजेस आई। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी स्टोन एज, उसके बाद आई आपकी चाल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद आई आयरन एज। स्टोन एज जो आई वो आपकी आई 5 लाख BC से टिल 2000 BC तक स्टोन एज ही रही। इस स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये है पैलियोलिथिक, दूसरी आपकी मीजोलिथिक और तीसरी आपकी नियोलिथिक। ठीक है, अब पैलियोलिथिक एज जो है वो आपकी 5 लाख BC से लेकर टिल 9000 BC तक चली। मीजोलिथिक एज आपकी 9000 BC से 4000 BC तक चली, और नियोलिथिक एज आपकी 4000 BC से लेकर 1000 BC तक चली। ठीक है, अब स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ह्यूमन जो भी अपना फूड इकट्ठा करता था या जो भी करता था, सब कुछ वो डिपेंडेंट जो था वो स्टोन पे था। जब वो हंटिंग भी करता था तो स्टोन के थ्रू ही एनिमल्स को किल करके उनको खाता था। तो इसलिए जो पूरा डिपेंडेंस था ह्यूमन का वो स्टोन पे ही था, इसलिए इसका नाम स्टोन एज दिया गया है। इसके बाद आई आपकी चाल्कोलिथिक एज। चाल को माने क्या होता है? ये होता है आपका कॉपर, और लिथिक माने होता है स्टोन। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टोन एज के बाद आई कॉपर स्टोन एज, जिसको चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। और ये आपकी आई 3000 BC से लेकर 1000 BC तक। फिर आपकी आई ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज आई। अब ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर से जब टिन को मिलाते हैं तो आपका ब्रॉन्ज बन जाता है। ठीक है, अब ब्रॉन्ज एज जो आई आपकी 2500 BC से लेकर 1000 BC तक। ठीक है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन एज भी बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे सबसे पहले अपन ने स्टोन डिस्कवर कर लिया, स्टोन के बाद आपका स्टोन के साथ साथ कॉपर भी आ गया, तो चाल्कोलिथिक एज बन गई। अब यहाँ कॉपर डिस्कवर हो चुका है, कॉपर को अपन ने टिन से मिलाया तो ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, अब आई आयरन एज। आयरन एज आपकी आई 1000 BC से स्टार्ट हुई आयरन एज। ठीक है, अब ये हमने एज देख ली कौन कौन सी आई। अब हम आगे देखते हैं। अब ये मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता रहा हूँ, एक तरीके से टाइमलाइन है ये। कंटेंट जो है वो टाइमलाइन है, और हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमलाइन के थ्रू ही आपको ये सब याद रहता है, ध्यान रहता है, और आपको रिकॉल ये टाइमलाइन के थ्रू ही कर पाओगे। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब ये एजेस जो मैंने आपको बताई यहाँ से देखिए। अर्ली मैन, जब मैन आया था तो वो किस एज में आया था? स्टोन एज में आया था। अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिखेगा। अब ये जो मैंने कंटेंट में अंडरलाइन कर रखा है ये आपको रिटेन करना है। यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, तो ये आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें जो भी आगे भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो आपको याद रखना है, और इन्हीं को बार बार आपको रिवाइज करना है। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था? ह्यूमन हंटर और फूड गैदरर था। पैलियोलिथिक एज में यहाँ बता चुका हूँ, देखो 5 लाख BC से 9000 BC तक। इस टाइम ह्यूमन किस पे डिपेंडेंट था? हंटिंग पे। फूड के लिए हंटिंग पे डिपेंड करता था। वो सीधे जानवर को मारता था स्टोन के थ्रू और उनको खा जाता था। तो इस टाइम हंटर गैदरर था ह्यूमन। फिर आई आपकी मीजोलिथिक एज 9000 BC से 4000 BC तक। ये रही मीजोलिथिक एज, ये आपको रिटेन करना है। इस टाइम ह्यूमन क्या था? हंटर एंड हर्डर। हर्डर माने नोमैडिक हर्डर्स, जो भेड़ बकरियां चलाते हैं और उन पे ही भेड़ बकरियों पे ही डिपेंड करते हैं पूरा। आपने बंजारे वगैरह देखे होंगे,
ठीक है। अब थर्ड आई आपकी नियोलिथिक एज, जो 4000 बीसी से 1000 बीसी तक है। नियोलिथिक एज में जो ह्यूमन था वो फूड प्रोड्यूसर था। फूड प्रोड्यूसर माने यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था 4000 बीसी से, तो खुद अपने लिए खाने के लिए फूड प्रोड्यूस करने लग गया था। ठीक है, अब ये टाइम लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। चालकोलिथिक एज, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, चालकोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद आई आपकी ब्रॉन्ज एज। अब देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, हड़प्पन कल्चर को ही ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। यूपीएससी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट वो पूछेगा कि हड़प्पन कल्चर किससे रिलेटेड, चालकोलिथिक, स्टोन, ब्रॉन्ज एज, तो इसका आंसर ब्रॉन्ज एज होगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अब टाइम लाइन में हम ब्रॉन्ज एज तक आ चुके हैं। अब इसके आगे है अपना ऋग्वेदिक पीरियड, एज ऑफ द ऋग्वेद। इसको वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड। अब ये जो पीरियड था आपका था ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ये जो पीरियड था 1500 से बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था। ठीक है, इसमें जो आए वो आपके आर्यंस आए, यहाँ लिखा हुआ एडवेंट ऑफ द आर्यंस। आर्यन जो है ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो इंडिया में बस गई थी, ये 1500 से 1000 बीसी में आई थी ये। ठीक है, अब आपका है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड है आपका 1000 बीसी से 1000 बीसी से 500 बीसी तक। ठीक है, अब ये जो पीरियड था ये सोशल स्टैग्नेशन का पीरियड था। क्यों स्टैग्नेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो वुमेन का स्टेटस था वो बहुत कम होने लगा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कास्ट सिस्टम आ गया था और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी यहाँ पे। तो इस लेटर वैदिक पीरियड में जो भी है वो मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ें ही हुई हैं। कास्ट सिस्टम हो गया आपका, अनटचेबिलिटी, ये सब इसी पीरियड में आया था। कब था ये, 1000 से लेकर 500 बीसी तक, 1000 से लेकर 500 बीसी तक। अब उसके बाद आया जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, ये आया आपका 500 बीसी में। ठीक है, ये टाइमलाइन के थ्रू ही अपन चल रहे हैं पूरा। स्टार्ट किया था अपन ने स्टोन एज से, अब धीरे धीरे अपन 500 बीसी तक आ गए हैं, 500 बीसी तक जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म आ गया। अब उसके बाद आपका आया महाजनपदास। महाजनपदास टेरिटोरियल स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गई। क्यों हुई, क्योंकि आयरन एज स्टार्ट हो गई थी। आयरन एज जैसी ही स्टार्ट हुई तो यहाँ पे आपके तलवार वगैरह, स्वॉर्ड जो बोलते हैं, और भी आयरन से काफ़ी सारे तलवार ये सब बनना स्टार्ट हो गई थी, जिससे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे। तो इस कारण लोगों ने टेरिटरीज हड़पना स्टार्ट किया। और जो फर्स्ट मगधन एम्पायर बना, मगध माने बिहार, बिहार में बना ये फर्स्ट मगधन एम्पायर। कब बना, 500 बीसी में। क्यों बना, क्योंकि आयरन एज आ गई थी, आयरन का इंट्रोडक्शन हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी आयरन की, उससे ये सब स्वॉर्ड वगैरह और भी मार धाड़ की चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब इसी टाइमलाइन में हम आगे बढ़े। ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन। ईरानियन इन्वेजन कब हुआ था, 500 बीसी में। मैसिडोनियन इन्वेजन हुआ था 300 बीसी में, 300 बीसी में। ठीक है, अब ईरान ये जो हुआ था ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मैसिडोनिया माने ग्रीस, ग्रीक, और इसी का ही एक फेमस रूलर कौन था, एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर का हम सब ने नाम सुना है, वो मैसिडोनिया का ही था। 325 बीसी अराउंड हुआ था ये। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। आगे क्या आ गया आपका, आ गया मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी ये लगभग आपकी 300 बीसी में आ गई है, ये रूल कर रही है मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, 300 बीसी में। और इसी का ही बहुत फेमस रूलर कौन है जिसका सबने नाम सुना है, अशोका, मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, अब उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद आई शुंगा, शुंगा डायनेस्टी।
लगभग 150 BC में शुंगा डायनेस्टी आ गई। ठीक है, अब शुंगा डायनेस्टी के बाद क्या आया, इसके बाद आए हमारे सेंट्रल एशिया से लोग आए, इंडो ग्रीक्स आए सबसे पहले, फिर उसके बाद शाकाज आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुशन्स आए। तो ये सिलसिला आपका चलता रहा 150 BC से लेकर लगभग 200 AD तक, मतलब BC से AD यहाँ कन्वर्जन हो गया है। अब ये जो चीज़ थी ये कहाँ थी, ये जो है ये नॉर्थ इंडिया में आए। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया सतवाहनास डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी ये भी लगभग इसी पीरियड में ही थे, आपके 100 BC से लेकर लगभग आपके 100 AD तक सतवाहनास आए। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में आए, सेंट्रल एशियन इंडो ग्रीक्स वगैरह, और सतवाहनास आए साउथ इंडिया में। ठीक है, अब ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको जब मैं चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाऊँ तो आपको कुछ लगे ना कि ये क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए मैं पहली ओवरव्यू देता हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, अब इसके बाद आपके आए गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ये कब आई, ये आई आपकी लगभग 300 AD में गुप्ता एम्पायर आया। ठीक है, अब इसको आप मौर्य से कंपेयर कर सकते हो। मौर्य से कैसे, याद रखने के लिए कि गुप्ता डायनेस्टी आई 300 AD में और मौर्य डायनेस्टी आई 300 BC में। 300 आपको याद रह जाएगा, एक AD है और एक BC है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ के जब गुप्ता का जो रूल है, गुप्ता का रूल लगभग 550 AD तक चला। अब 550 AD के बाद कौन आए, हमारे आए हर्षवर्धन। इनको हर्षवर्धन भी कहा जाता है, इनको लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर भी कहा जाता है, हर्षवर्धन को। ठीक है, ये लगभग आपके 600 AD के टाइम आए। ठीक है, और लगभग 700 AD तक चलता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म होगी आपकी एंशियंट हिस्ट्री। कहाँ पे ख़त्म होगी, 700 AD तक टिल 700 AD। तो अब ये जो RS शर्मा वाली किताब है ये हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर 700 AD तक, 700 AD तक। तो फिर आगे की हिस्ट्री कहाँ है, आगे की हिस्ट्री है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जो है वो आपकी 700 AD से लेकर 1500 AD तक है। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम अपनी अगली किताब में पढ़ेंगे जो कि सतीश चंद्रा जी द्वारा लिखी गई है। सतीश चंद्रा वाली बुक में ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद 1500 AD के बाद क्या है, इसके बाद आती है मॉडर्न हिस्ट्री। ये 1500 AD से मॉडर्न हिस्ट्री। ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन और विपिन चंद्रा ओल्ड NCERT, यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, इस वाली RS शर्मा वाली बुक में हम सिर्फ टिल 700 AD देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा कंटेंट हो गया पूरा। इसमें 29 चैप्टर्स हैं जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया एक पूरा टाइमलाइन के हिसाब से। इसको ये मत सोचना कि डर लग रहा है अरे ये क्या है, इतने सारे हम कैसे याद करेंगे। वो आप ये डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे अपन तो सब याद हो जाएगा। ये डिटेल में सब अंदर भी दे रखा है, बस मैंने ओवरव्यू देने के लिए आपको ये पहले बता दिया। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हम इन चैप्टर में मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, पहले से हाईलाइट कर रखा है, वो है इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जब आप रिवाइज़ करेंगे, आप चाहें तो पूरी बुक एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको रिवाइज़ क्या करना है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये सब। जब रिवीजन करेंगे सब यही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब चैप्टर 1 क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मिलती है एंशियंट इंडिया में।
कैसे डाइवर्सिटी ये आई? डाइवर्सिटी आई कि पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, सेंट्रल एशिया के आर्यंस, ग्रीस के ग्रीक्स, टर्की से लोग आ गए और इंडिया में ही बस गए। तो इस कारण क्या आ गई? इस कारण आपकी डाइवर्सिटी आ गई। ठीक है। अब यूनिटी कैसे? इतने सारे अलग अलग कल्चर, एथनिसिटीज़, इतने सारे अलग अलग टाइप के रिलीजन सब इंडिया में दिखते हैं आपको, इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इंडिया की खास बात क्या है? यहाँ यूनिटी है इन डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। अब इसमें एक खास बात देखिए, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे आपके आर्यंस आ गए, आर्यन बस गए, और जो साउथ इंडिया है वहाँ आपके द्रविडियन लोग बस गए। अब जो ये आर्यन थे ये तो आपके सेंट्रल एशिया से आए थे, और द्रविडियन लोग ये पहले से ही इंडिजिनस लोग हैं, ये इंडिया में ही थे पहले। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्यन एलिमेंट्स नॉर्थ में और द्रविडियन तमिल कल्चर ऑफ द साउथ। ठीक है। अब ये जो द्रविडियन जो साउथ इंडिया में जो लिटरेचर इमर्ज हुई या फॉलो की गई उसको क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ही बता रहा हूँ मैं आपको, सब ध्यान रखना है, और ये अंडरलाइन भी कर रखा है इसलिए आप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा आपको। संगम लिटरेचर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर आई। ठीक है। और कब? 300 BC से लेकर 600 AD तक ये आपका लिटरेचर लिखी गई। 300 BC से लेकर 600 AD तक संगम लिटरेचर। कहाँ? तमिल टेक्स्ट साउथ इंडिया में, उनको संगम लिटरेचर कहा गया। ठीक है। जैसे जैसे नॉर्थ वाले साउथ में गए, साउथ वाले नॉर्थ में आए, तो क्या हुआ? इंटरमिंगलिंग हुई, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। इसके बाद आप देखिए जो इंडिया का नाम भारत है, वो भारत कहाँ से पड़ा? भारत नेम, भारतवर्ष और भारत कहाँ से पड़ा? एक एंशियंट ट्राइब थी भारता, एंशियंट इंडिया में एक ट्राइब थी भारता, उसके नाम पे भारत नाम पड़ गया। ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स में आपको याद रखना है, ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब यूपीएससी बार बार लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछता है। वो क्या दे देता है? ऐसे टर्म्स दे देता है, चक्रवर्तिन, चक्रवर्तिन जैसे यहाँ दे रखा है, और पूछता है ये इसका मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो चक्रवर्तिन्स कौन से हैं? ये एक राजा लोग हैं। राजा कौन से? जिन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की लार्ज एरिया पे, जिन्होंने राज किया बड़े एरिया पे, उनको चक्रवर्तिन कहा गया। ठीक है। अब ये देखिए हिंद जो नाम है, हिंदू, हिंद, ये कहाँ से आया? ये नाम आया संस्कृत टर्म सिंधु से। कहाँ से आया? संस्कृत टर्म सिंधु से आया। और सिंधु का दूसरा नाम क्या है? इंडस। इंडस कौन सा? इंडस रिवर जो है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए इंडिया, इंडिया कहाँ से नाम आया? ये आया ग्रीक टर्म, एक ग्रीक टर्म है, उसके नाम पे इंडिया आ गया। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, आगे हम देखते हैं। जब तक ऋग्वेदिक पीरियड चल रहा था, जब तक आपका ऋग्वेदिक पीरियड चल रहा था 1500 से BC से 1000 BC तक, तब कौन सी लैंग्वेज फॉलो होती थी? तब फॉलो होती थी संस्कृत। तब संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे सब लोग। लेकिन क्या हुआ? जब आपका अशोका टाइम आ गया या लेटर वैदिक पीरियड का टाइम आ गया, लेटर वैदिक पीरियड जब आ गया 1000 BC से 500 BC में, जब ये लेटर वैदिक पीरियड आया तो यहाँ पे क्या है? एक प्राकृत लैंग्वेज आई, और प्राकृत लैंग्वेज बोली जाने लगी आम आदमी द्वारा। ठीक है। तो अशोका जब आया 300 BC में, तो अशोका के टाइम में जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने वाली चीज़ है, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, और ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में,
ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में अशोका के इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। ये हमको ध्यान रखना है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। और अशोका के टाइम प्राकृत जो है वो आम आदमी द्वारा कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, प्राकृत लैंग्वेज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ऋग्वेदिक पीरियड में संस्कृत, ठीक है। अब गुप्ता आया तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? अब गुप्ता में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? गुप्ता क्या करता था? भेदभाव करता था। कैसे? गुप्ता पीरियड आपका अराउंड 300 AD में है। यहाँ 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत कौन बोलता था? नोबल्स, बड़े राजा महाराजा टाइप के लोग। और प्राकृत कौन बोलता था? कॉमनर्स, आम लोग प्राकृत में बात करते थे और संस्कृत में जो राजा महाराजा नोबल्स रहते थे वो बात करते थे, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे बहुत सारी डिसेबिलिटीज़, कास्ट सिस्टम, रिलीजियन वगैरह, सेक्टेरियनिज़म, इसने क्या किया? जो इंटीग्रेशन है एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इसको हिंडर किया, लेटर वैदिक पीरियड। तो ये पीरियड थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ही देखा जाता है, 1000 BC से 500 BC तक, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो भी इस चैप्टर में थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया अपना। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे चैप्टर 2। सो थैंक यू वेरी मच।